लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से थोड़ा सा सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। जिस मानव इतिहास की कहानी हमारी जन्म से शुरू हुई थी, जन्म से तो हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, फिर जनपद वजूद में आए थे, जनपद का अस्तित्व आया था। हमारी जो लॉयल्टी थी वो हमारे जन के साथ नहीं बल्कि जनपद के साथ होने की थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद का पीरियड में जनपद से फिर वो महाजनपद में परिवर्तित होते चले गए। महाजनपद का ये था कि आप उस जनपद में कई कबीले एक साथ आगे मिल गए, उनका विलय हो गया था, उनकी शासन व्यवस्था भी जो है वो ज़्यादा बेहतर हुई थी। और लेटर वैदिक पीरियड की तुलना में ये जो हमारा 6th सेंचुरी BC से हमारा लेटर वैदिक पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है, 1000 से 600 BC पर। 600 BC से जब हमारा आरंभ होता है तो उसमें हम थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े साम्राज्य या बड़े राज्य हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह से उनके सामाजिक और बहुत सारी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। इस पीरियड के जो हमारे स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं कि जिनके आधार पर हमें लेटर वैदिक पीरियड के बाद का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास मिलता है, उसमें मेनली बुद्धिज्म से रिलेटेड और जैनिज्म से रिलेटेड हमारे स्रोत हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो उनका लिटरेचर है, उस लिटरेचर से हमें बहुत सारी उस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बाद में अलग से पढ़ेंगे, इसलिए कि वो कल्चर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें टॉपिक अलग है और वो बाद में है। हमें इस पीरियड में मैंने सिर्फ इसलिए ये बताया कि हमारे जो सोर्सेज है, जो आधार है हमारा, वो केवल यही है, मेनली जो है वो हमारा यही है। इस काल में हम देखते हैं कि ये जितने महाजनपद थे, इसमें 16 महाजनपद है, हम सब जानते हैं, बल्कि ये तो हमारे इतिहास के जो 5वीं श्रेणी की पुस्तक है उनमें भी हमें चीज़ें मिलती हैं। दूसरा क्या हुआ था कि इसी काल में हमारे साथ हम देखते हैं कि एक तरफ तो ये राज्य वजूद में आ गए थे, दूसरे क्या हुआ था कि ईरानी और यूनानी आक्रमण भी हमारे नॉर्थ वेस्ट में आरंभ हुए थे। ये जो अगर ऐसे भारत को आप देखेंगे, ये हमारा जैसे समझिए गंगा जमुना दोआब और यूपी और ये सब शुरू हुआ है। ये जो नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर है हमारा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहलाता है, यानी सब सिंधु, पंजाब और पेशावर, तक्षशिला का जो क्षेत्र है वो मौजूदा पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरानियों के और यूनानियों के आक्रमण आरंभ होते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊँगा। ईरानी आक्रमण और ये यूनानी आक्रमण थे, इन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति और भारत के सामाजिक बहुत तौर पर प्रभावित किया है। ये अलग बात है कि इनका जितना ये प्रभाव था ये बहुत आगे तक नहीं फैला, लेकिन इन्होंने अपने समय में भारत के इतिहास को प्रभावित किया। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें यूनानियों के आने के बाद हुई कि यूनानियों, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट भी है कि यूनानियों के भारत आने के बाद से उनके ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर हम भारत के इतिहास की घटनाओं की क्रोनोलॉजी जो है वो हम एक ऑथेंटिक रूप से बताते हैं। इससे पहले भारत की क्रोनोलॉजी समझते ना, ऐतिहासिक की क्रोनोलॉजी, क्रमबद्ध जिसको हम कहते हैं, वो क्रोनोलॉजी जो है वो हमारी सही नहीं थी, ऑथेंटिक नहीं थी। यूनानियों में भी हेरोडोटस, स्ट्राबो, प्लिनी, इन सब के जो लिटरेचर था उसमें जो घटनाएं थी, उन घटनाओं के आधार पर जब हमने कंपैरिजन किया, उसके बाद हमारे अंदर हमने अपने इतिहास की क्रोनोलॉजी को जो है वो सही तौर से निर्धारित किया। यानी यूनानियों के हमको एक बड़ी देन उनकी ये है कि उनके कारण, उनके जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके कारण हम भारत के इतिहास की क्रोनोलॉजी जो है वो उसको निर्धारित कर सकते हैं, मोर ऑथेंटिक है हमारे लिए। दूसरा राजनीतिक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो उन्होंने परिवर्तन किए। और आर्यंस के बाद देखिए, आर्यंस आए थे, आर्यंस आने के बाद यहीं सेटल हो गए, उसके बाद ईरानियों का आक्रमण हुआ। अच्छा, ईरानियों के बारे में ये बात समझ लीजिए कि जो आर्यंस थे इनके और ईरानियों के संबंध कोई नए नहीं थे, ईरानी भी इन्हीं की एक शाखा थे। ये आर्यंस जो मैक्सवेलर की थ्योरी है जो मैंने बताई थी, उसके अनुसार आर्यंस का एक काफिला आकर ईरान में ठहरा था, एक ब्रांच वहीं रुक गई थी और दूसरी शाखा जो माइग्रेट करके भारत पहुंची थी। आर्यंस, भारत के आर्यंस और ईरानियों के जो पूर्वज थे,
जहाँ से वो गए थे, जो उनका ओरिजिन था, वो बेसिकली एक ही था, एक स्रोत था जिससे वो आगे बढ़े थे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे। और ये मैंने बताया कि आपको कि जब हम इंडस वैली वैदिक पीपल को पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी जो जिंद अवस्था और वेद है, जिंद अवस्था क्या है, ये पारसियों की पुस्तक है, ईरान की प्राचीन धार्मिक पुस्तक, उसमें और वेदों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। इसका अर्थ यह है कि आर्यंस के लिए ईरानी जो थे वो क्या थे, पहले से परिचित थे, उनके संबंध थे। लेकिन 600 ईस्वी के बाद आने के बाद हम देखते हैं कि इन्हीं ईरानियों का भारत के ऊपर आक्रमण यहाँ पर आरंभ होता है। और हम देखेंगे कि बल्कि माना जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले जो थे, विदेशियों के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो ये ईरानी ही थे। इन्होंने भारत पर आकर, लेकिन इनका जो ये आक्रमण था ये बहुत ही जिसका बहुत विस्तार नहीं हो पाया और केवल एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहा। और फिर केवल क्षेत्र के एतबार से सीमित ही रहा, बल्कि जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा नहीं रहा। क्योंकि क्या हुआ कि इनके फौरन बाद यूनानी जो थे, और स्पेशली सिकंदर जो था, उसके आक्रमण के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, एक सिकंदर ने उसने ईरानियों का यहाँ से प्रभाव समाप्त कर दिया था। और ईरानियों ने भारत के जिस भाग पर अधिकार कर लिया था वो एक एटमोस से बजे कि उनसे वो उसने खाली गिरा दिया था और वहाँ पर यूनानियों का अधिकार हो गया था। तो ईरानी के बाद यूनानी प्रभाव हुआ और यूनानियों ने भारत का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ये इस हिस्से पर उन्होंने पंजाब तक उन्होंने अधिकार कर लिया। और यूनानी चले गए, यहाँ से हमारा फिर मौर्य शुरू होता है। इसलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के जो उद्देश्य थे उनमें से एक उद्देश्य ये था कि भारत को यूनानियों से हम स्वतंत्र कराएं। तो ये यूनानी और आर्मीनी एक और क्या हो रहा था, एक और ये हो रहा था कि भारत के अंदर महाजनपद का अस्तित्व आ रहा था और कई राज्य, कई जन जो है उनका विलय हो रहा था और छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। यहाँ ये बात भी रखें कि जितने राज्य थे ये इनकी आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा थी, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे में। और हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, बल्कि इस काल में भी हम देखेंगे कि आम भी है जिसने यूनानियों को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इसका कारण यह है कि उस समय तक ये जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रीयता का आज का हमारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट नहीं पाया जाता था। इसलिए अपनी सहायता के लिए हम बाहर से किसी को भी बुलाकर अपने पड़ोसी को मारने के लिए बुला सकते थे और इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। आज हम उनको गद्दार कह सकते हैं, उनको फिर देशद्रोही कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं, लेकिन उस काल में इस तरह की कोई भावना नहीं पाई जाती थी। ये यूनानी और ईरानी आक्रमण, एक और क्या हुआ, एक और ये राज्य बड़े बड़े हो रहे थे और दूसरी ओर यूनानी और ईरानी आक्रमण हो रहा था। ये सब समकालीन था किसके, हम देखते हैं ये बौद्ध धर्म आरंभ हो चुका था, जैन धर्म हो चुका था, उनको हम बाद में पढ़ेंगे अलग से। इस पीरियड में हम पढ़ेंगे एक तो ये कि ये जो छोटे छोटे जनपद और उसके बाद महाजनपद जो बन गए थे, इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, और दूसरे इस काल में जो ईरानी आक्रमण हो रहा था और जो यूनानी आक्रमण हुआ था उसके क्या परिणाम। इससे पहले लेकिन एक चीज़ और है जो जिससे मैं शुरुआत करूँगा वो हमने इंडस वैली, हड़प्पन एज, उसके बाद वैदिक एज, लेटर अर्ली वैदिक पढ़ी, जो हमारे यहाँ एक एपिक एरा कहलाता है, उसको कहते हैं महाकाव्य काल जो कहलाता है। ये महाकाव्य काल रामायण महाभारत का काल है मोटे मोटे शब्दों में। इसको अधिकतर इतिहास कहते हैं कि ये लेटर वैदिक पीरियड का ही ये पार्ट है, यानी महाकाव्य काल ये एपिक एरा है, ये कोई अलग से एरा नहीं है। ये क्या है, ये लेटर वैदिक पीरियड का ही एक पार्ट है। लेकिन बहुत से इतिहासकार इससे उनका डिफरेंट ओपिनियन है, वो कहते हैं कि ये थोड़े से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ज़्यादातर ये करते हैं कि जो लेटर वैदिक पीपल थे, जो उनकी सभ्यता थी, जो उनका कल्चर था, वही बेसिकली यानी रामायण और महाभारत जिनका निर्माण जिन लोगों ने किया, जो उसका पात्र थे, जो उसका कैरेक्टर थे, ये लोग कौन थे, लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित लोग थे। तो थोड़ा सा रामायण और महाभारत से संबंधित चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो वैसे तो आप सब ने रामायण और महाभारत पढ़ी थी। मैं अपने तौर पर आपको बताऊँ कि महाभारत दुनिया का अकेला एपिसोड है कि जिसका पहले से लेके लास्ट तक कोई एपिसोड छोड़ा नहीं था। और उस ज़माने में जब ये आता था, संडे में आता था। अलीगढ़ में संडे में भी पेपर होता है। एक वैसा जिसमें कर्ण का वध होता है, उस दिन मेरा पेपर था, तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं पेपर दूँ कि कर्ण का वध हो जाए। मैं ये तो मुझे पता चला कि मैं अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल के प्रोफेसर थे, मुझे आज तक याद है, शर्मा जी, वो उनके यहाँ उस वक्त VCR पर उसको रिकॉर्ड भी करते। ये 80s की बात है जब पहले आया था ये महाभारत। तो मैं वो पेपर दिया और पेपर दे के सीधा मैं उनके घर पहुँचा। मैंने
पे जाके कहा सर मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ, मैं महाभारत मेरी मिस हूँ, मैं देखना चाहूँ। उन्होंने बिठाया, चाय वाय बहुत सी पिलाई, बहुत आदि की, वो मैंने एपिसोड देखा। महाभारत और रामायण के बारे में दो बातें हो रही थी, मैं अभी दिखाऊंगा। अभी हमारे कुछ इतिहासकार इन दोनों को काल्पनिक कहते हैं, लेकिन महाभारत को 100% इतिहासकार कहते हैं कि काल्पनिक नहीं है, इसके हिस्टोरिकल प्रूफ है। रामायण के बारे में जैकोबी है, स्मिथ हैं, कई हमारे इतिहासकार हैं जो वो इसको काल्पनिक, परंतु देखिए होता क्या है कभी कभी, और आजकल तो बहुत है, आप देखते होंगे कि कभी कभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर जो फिल्में बनती हैं, फैक्ट्स तो कहीं पीछे चला जाता है, उसमें फिक्शन बहुत सारा आ जाता है, होता ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि रामायण जो है वो काल्पनिक है। रामायण भी इन्हीं केवल एक आस्था की बात नहीं है, हिस्टोरिकली भी रामायण काल्पनिक नहीं हो सकती, इसलिए और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ है। ये हो सकता है कि उसमें बहुत सारे नमक मिर्च जो मसाले लगा दिए हों, बहुत सारे फिक्शन, क्योंकि साहित्य की तो खूबी यही होती है कि वो भाषा के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड करता है, तो ये था, लेकिन काल्पनिक नहीं। इसके बावजूद भी ये याद रखिएगा उन इतिहासकारों के नाम जो खुद वो अपने बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने रामायण को काल्पनिक बताया। तो रामायण और महाभारत का काल जो है वो क्या है, वो महाकाव्य काल या एपिक एरा कहलाता है, और इस एपिक एरा को माना जाता है कि ये संबंधित किससे है, डेटा बेटिंग की जैसे। महाभारत का जन्म, इसमें रामायण प्राचीन ही आप तो सब जानते होंगे, इसलिए कि महाभारत में रामायण के पात्र, रामायण के स्थान, उन सब के हमें साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत के युद्ध के भी विद्वानों में विचार है कि कौन सी क्या डेट थी, लेकिन जनरली वाइडली एक्सेप्टेड है वो 950 BC, 950 BC कहते हैं कि ये युद्ध लड़ा गया था। और कहते हैं कि इसकी लिखने की शुरुआत तो पहले हुई थी रामायण की, लेकिन पहली शताब्दी ईसा, फर्स्ट सेंचुरी BC में रामायण जो है वो अपनी शक्ल में आ गई थी, और इसी प्रकार से महाभारत। लेकिन इनकी डेट के बारे में विद्वानों में थोड़े से कुछ चीज़ें जो इनके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने देखा कि आपके डिफरेंट कंडीशंस में क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख लीजिए। वैसे तो महाभारत और रामायण चूँकि एक आस्था और धर्म से संबंधित है और हमारे कल्चर से भी संबंधित है, इसलिए हम सबको मालूम होनी चाहिए, और पढ़ी भी है, हम लोगों ने जानते भी है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ी सी इसमें से हो सकता है कि ये चीज़ आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो, जिन लोगों ने पढ़ी हो। देखिए मैंने बताया कि महाभारत रामायण के बारे में अलग अलग विचार है कि कहती है 4th सेंचुरी BC में इसके लिखने का आरंभ हुआ था, लेकिन 1st सेंचुरी BC में ये आधुनिक इसकी शक आ गई थी। अच्छा, इसके जो प्रणेता है वो कौन है, वाल्मीकि, ये भी आप सब जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि। लेकिन मध्यकाल में इसकी लिखी प्रसिद्ध है, तुलसीदास, एक्सेक्टली मध्यकाल में लिखी तुलसीदास की जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे इसमें महात्मा बुद्ध का भी वर्णन किया गया है। इसके अयोध्या कांड, इससे कई कांड हैं इसके, वो चाहें तो मैं भी आपको कांड, हाँ 7 कांड हैं, 7 कांड भी आप इसके लिख सकते हैं। इसमें कुल श्लोक जो है वो 2400, कहते हैं कि सबसे पहले इसमें श्लोक जो थे वो 60,000 थे, फिर इसमें कम होकर 12,000 रह गए, लेकिन फिर फाइनली जो है वो इसमें फिर 24,000 श्लोक हो गए। इसके 7 कांड हैं, वो 7 कांड हैं, वो आप चाहे बालकांड, अयोध्या कांड, ऑडियन काल या फॉरेस्ट वन काल, कांड, सुंदरकांड, एक इसमें और में है सुंदरकांड के अलावा, हाँ यस, किष्किंधा, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, किश्ती होता, ना नहीं आता है उसमें, किष्किंधा कांड। कितने हो गए ये? एक इसमें युद्ध कांड है, युद्ध कांड, और एक उत्तर कांड है, उत्तर कांड। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कांड हो गए। इसमें जो है लंका कांड है, या लंका कांड किसमें है? अयोध्या,
की बात है। इसमें एक कांड में महात्मा बुद्ध का आया है, वो आया है, वो अयोध्या कांड में आया है। महात्मा बुद्ध का वर्णन जो है वो इसमें अयोध्या कांड में आया है। और अयोध्या कांड के भी जो उसका वो है 9वें सर्ग का 134वां श्लोक, ये क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा बुद्ध का वर्णन किस कांड में आया है। तो वो किसमें आया है? अयोध्या कांड में आया है। 134वें 9वें सर्ग के 9th सर्ग के 134वें श्लोक में महात्मा बुद्ध का उसमें वर्णन आया है। ये डॉक्टर याकोबी, जिनका मैंने अभी नाम लिया था, याकोबी या जैकोबी दोनों इनके लिए शब्द यूज किए जाते हैं। वो हिंदी में याकोबी हो जाता है, अंग्रेजी में जैकोबी हो जाता है। इन्होंने और स्मिथ, जिन्होंने रामायण के बारे में कहा कि ये काल्पनिक है, इन्होंने भाषा के आधार पे इसका टाइम पीरियड रामायण का है, वो उनका है कि ये 800 से 600 BC के बीच इसकी रचना की गई है। ये भी मैंने इसलिए बताया कि ये जैकोबिन और ये बड़े इंपॉर्टेंट इस काल के इतिहासकार हैं। इस काल मतलब जिन्होंने इस काल के ऊपर रिसर्च की है। अच्छा, एक चीज और है जो हम जब पढ़ेंगे भी बाद में, बौद्ध धर्म से भी हमें रामायण के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। मैंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि रामायण जो है वो ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक चीज़ नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ वहाँ पे है। तो उसके हमें बौद्ध धर्म के साक्ष्यों से भी हमें इसका प्रूफ मिलता है। यदि अगर ये पूछा जाए कि इसके रामायण के हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी क्या है, तो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी में एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि बौद्ध धर्म का जो साहित्य हमारे पास है, तो बौद्ध धर्म के लिटरेचर में भी हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। इसका एक और नाम भी है, वो कोई बता सकता है? रामायण को एक और शब्द इसलिए यूज किया जाता है, कौन बताएगा? नहीं बड़ा चतुर्वर्ष, बल्कि इसको पूरा जो है चतुर्वर्ष सहस्री संहिता, चतुर्वर्ष सहस्री संहिता। इसका जो सुंदर कांड है, ये नाम किसने दिया? ये कांड प्राचीन से ही चला रहा है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके आधार पर कहा गया है। यानी किसी को कहना मैं लंबू कहां से आ गया, ऐसे ही जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे इसमें सुंदर कांड है, सुंदर कांड में कहा गया है कि संस्कृत जो है वो पढ़े लिखों की भाषा है। ये क्वेश्चन आया था किसी कमीशन में कि किस संस्कृत को पढ़े लिखों की भाषा का स्रोत क्या है, तो वो किसमें कहा गया है? सुंदर कांड में कहा गया है। यही कारण है कि आप देखिएगा कि संस्कृत जो है वो क्या हुआ, धीरे धीरे सीमित होती चली गई। केवल एक इलिट क्लास जो था, उस इलिट क्लास की ही वो भाषा बनकर रह गई। ये जो वाल्मीकि लिखा है, जो लिखाई की शैली है, उसको वर्धवी शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वर्धवी शैली। यानी वाल्मीकि ने जिस शैली में लिखा है, इसकी रचना की है, वो शैली क्या कहलाती है? वर्धवी शैली कहलाती है। इसमें जितने रस होते हैं ना, श्रृंगार और कौन से, वो सब रस इसमें ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। कोई रस ऐसा नहीं है साहित्य का कि जो रामायण के अंदर नहीं पाया जाता हो, चाहे वो करुण हो, श्रृंगार हो, वीर रस हो, स्पेशली ये लोग ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आदर्श तौर पर पाए जाते हैं। इसको कई लोगों ने काल्पनिक इसलिए भी कहा था, उसके बहुत सारे मैंने पढ़े थे एक बार, उसमें ये भी था कि हर चीज़ बड़ी आइडियल थी, बहुत आदर्श थी। जो कैरेक्टर्स थे उनकी क्या चीज़ थी, जो है वो बहुत ही आइडियल है। जबकि मानव से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में बिल्कुल ही परफेक्ट हो, बिल्कुल ही आइडियल हो। तो इसने जीवन के तमाम एस्पेक्ट को कवर किया है और तमाम एस्पेक्ट को बहुत ही आदर्श, आइडियलिस्टिक जो है उसने इनको कवर किया है।
एक इसमें यहाँ आप उसको लिख लीजिए, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। यार ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड में उनकी जातकाएँ जो हैं, चार पुत्र पढ़ेंगे, ये बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। लेकिन ये दशरथ जातक जो है ये हमारी इससे रामायण से संबंधित है। यानी दशरथ जातक जो है बौद्ध धर्म की, वो रामायण पर ही आधारित है। जो मैंने भी आपको बताया था ना कि हमें बौद्ध धर्म के स्रोतों से भी ज्ञान होता है कि रामायण ऑथेंटिक है, उसकी हिस्टोरिसिटी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दशरथ जातक जो है, उसके आधार पर हम रामायण को ऑथेंटिक मानते हैं। इसी प्रकार से महाभारत जो है, महाभारत किसकी है? अब इसमें थोड़े से दो तीन चीजें और, जैसे ये ना कि सबसे पहले ये महर्षि इनको कृष्ण गरपान है ना, सुनाइए वर्ड। कृष्ण द्वैपायन, या इन्होंने किसको सुनाई थी? कहते इन्होंने वैशंपायन को सुनाई। इन्होंने वैशंपायन को सुनाई और उस वक्त इसमें 8,800 श्लोक थे और उन्होंने इसको सुनाई जन्मेजय को, जन्मेजय को सुनाई, जिसमें फिर 24,000 श्लोक। महर्षि व्यास के काल में इसका नाम क्या था? ये बहुत आसान, जय संहिता। जय संहिता महर्षि बाद में फिर इसका नाम वैशंपायन के काल में इसका नाम पड़ा भरत या भारत। इसलिए वो जो जन था, जो कबीला था, उसके नाम पर इसको पड़ा और बाद में फिर इसका जो मौजूदा नाम पड़ा वो फिर महाभारत। यानी इसका नाम भी 3 स्टेप में, 3 प्रोसेस में कंप्लीट हुआ। बल्कि ये नाम भी जो है ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, और लौम हर्षण जो है, ये नाम आपने सुना हो शायद इसके, लौम हर्षण। इसमें जो पर्व हैं, कितने पर्व हैं इसमें? इसमें जैसे 18 पर्व हैं। वो 18 पर्वों को भी आप देखिएगा, क्योंकि मैंने यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन किसी और कंडीशन में देखा था कि उसमें 4-5 पर्दे रखे थे। वो पर्व जो है वो आज याद रखना तो बहुत करने में मुश्किल नहीं होते हैं, इसलिए कि उसमें जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते। वैसे उसमें जैसे आदि, सभा, ये सब उसके पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, ऐसी उसमें वन पर्व, ग्राम पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, गांव पर्व। इसमें मैंने महाभारत को बहुत पढ़ा, बहुत सर्च पढ़ी इसकी मतलब। इसमें जो कर्ण का जो कैरेक्टर है वो सबसे अलग है, उसका कोई तुलना किसी से, श्री कृष्ण भगवान है उनको अलग कर दीजिए, लेकिन कर्ण की कोई तुलना किसी कैरेक्टर से नहीं की जा सकती। शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व है, स्त्री और शांति पर्व है, स्त्री पर्व, शांति पर्व, हो गई नहीं। अनुशासन पर्व है, अनुशासन पर्व है, अश्वमेध है, अश्वमेध पर्व है, ऐसी आश्रमवासी पर्व है, आश्रमवासी पर्व है, और मौसल पर्व है, मौसल पर्व हुए नहीं बचे। एक और स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, एक आदमी
आदि सभा वन विराम उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सात्विक स्त्री सब हो गए। एक इसमें और रह गया मतलब महाप्रस्थापित पर्व। महाप्रस्थापित पर्व। इसमें एक स्पेशल पर्व भी है जो इन 18 से अलग है, वो लिख लीजिए इसलिए कि वो जो है हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व इस पर्व में क्या है, इसकी विशेषता जो है, इस पर्व में श्री कृष्ण के वंश के बारे में का वर्णन। ये वो 18 से अलग पर्व है। इसमें श्री कृष्ण से के जो वंशज थे उनके मतलब पर्व। अच्छा, चाहे वो महाभारत हो रामायण, लेकिन रामायण का मेन थीम क्या है, कौन बताएगा? मेन थीम रामायण का सच की जीत, असत्य के असत्य के ऊपर जीत। सत्य की असत्य के ऊपर जीत। इसी प्रकार महाभारत जो है उसमें जो भौतिक जीवन है, जो हमारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसको एक तरह से क्या कहते हैं उसको, वो बहुत वो है, यानी उसमें दिखाया है कि जो भौतिक जीवन है उसके लिए मानव क्या क्या करता है और उसके क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। ये जो महाभारत है उसका बेसिक थीम इसमें से एक चीज़ ये मानी जाती है। कुछ लोगों ने महाभारत को 5th वेद भी कहा है, 5वां वेद भी महाभारत को कहा है। और इसके बारे में तो खैर ये ना पूछते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप की ये 7वीं 8वीं से शुरू हुई किसी से, और फिर कैसे लिखी गई, क्या लिखी गई, ये बहुत नहीं है। अच्छा, कहानी जो है इसकी सबको मालूम है, मैं समझता हूँ आपको सबको इसके जो कैरेक्टर्स है वो भी सब जानते ही हैं, तो इसमें तो बहुत डिटेल की हमें आवश्यकता नहीं। लेकिन महाभारत और रामायण के ऊपर क्वेश्चन आता है अक्सर, महाभारत और रामायण पर, इसलिए कि इनकी इसमें एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो महाभारत और रामायण को हिस्टोरिकल सोर्स नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये गाथाएं हैं, इसमें ठीक है कि हमें हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जिसको हिस्ट्री कहते हैं वो नहीं। क्यों? देखिए क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा हम बोलते हैं, वो साहित्य की अलग होती है और हिस्ट्री की अलग होती है। साहित्य में कह रहे साफ शेर की तरह बहादुर का जो हो गया, उसकी खूबसूरती की तारीफ की तो हिरणों की तरह उसके आगे निकल गया, लेकिन साहित्य हिस्ट्री में ये सब नहीं होता। हिस्ट्री में तो जो बात ऐसे बताई जाती है कि एक्चुअली वही पता चले, ये नहीं हो कि वो उससे बहुत ज़्यादा उसमें एग्जेजरेशन हो। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि ये साहित्य तो हो सकता है, ये इतिहास नहीं हो सकता, परंतु इसको सब मानते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहासकार स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड के बाद का हमें बहुत कुछ जानकारी इनसे मिलती है। और स्पेशली जब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं बौद्ध और जैन धर्म के स्रोतों से, तो हमें इनकी ऑथेंटिसिटी भी क्लियर हो जाए। तो महाभारत और रामायण जो है वो हिस्टोरिकल सोर्सेज नहीं है, लेकिन हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। और ये केवल धर्म की गाथाएं नहीं है, केवल धर्म से संबंधित नहीं है, ये उस काल की राजनीति, सामाजिक जीवन था, जो धार्मिक जीवन था, उसका भी इसके अंदर चित्रण किया गया है, उसको भी इसमें पिक्चराइज किया गया है। क्योंकि जब आप चाहे महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो श्री राम जो थे उनको भगवान विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है, माना जाता है। भगवान राम जो है वो एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे, ये सारी चीज़ों को उनको आदर्श माना गया। हालांकि इसमें बहुत सारे बात में डिबेट हो गई है, बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सीज भी खुद विद्वानों के अंदर हो गई है, लेकिन जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है वो महात्मा श्री राम को एक आइडियल पुरुष माना जाता है जीवन के प्रत्येक आस्पेक्ट। यानी होता है ना, मान लो एक लड़की जो है वो बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन पत्नी उनकी अच्छी नहीं हुई है, आदमी का पति बहुत अच्छा था लेकिन भाई बहुत अच्छा नहीं था, तो क्या लेकिन राम के बारे में माना जाता है कि वो जीवन के हर एस्पेक्ट को उन्होंने बेस्ट हो सकता था वो उन्होंने प्रेजेंट किया। बेस्ट चीज़ ये देखिए कि ये दोनों केवल धर्म और आस्था की चीज़ नहीं है, बल्कि इतिहास से भी बहुत हमारी इम्पोर्टेंट है। अब आइए, जो इसका और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त यहाँ मैं इसमें
तो इस काल में मैंने कहा था कि महाजनपद। अच्छा, यहाँ भी हम देखते हैं कि तीनों प्रकार के हमें जो महाजनपद नजर आते हैं, वो जो चुने जाते थे यहाँ पे शासक, और वो जहाँ पर ऐतिक होते थे, और वो जो जिसको हम आज क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन समझते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, संघ 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 जो होगा, तो संघ पर आधारित राज्य, ये तीनों प्रकार के राज्य जो हैं वो हमें इस आरंभिक काल में नजर आते हैं। ये पीरियड हमारा कब से शुरू होता है? 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC जो है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें ये परिवर्तन नजर आते हैं। और इनका बेसिक स्रोत क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स बुद्ध लिटरेचर, जैन लिटरेचर। उन्हीं के आधार पर हम इनके बारे में जानकारी, और इनकी क्रोनोलॉजी के लिए हम किसके आभारी हैं? ग्रीक, यूनानी सोर्सेस उनके आभारी। ये मैं बता चुका हूँ कि सब बहुत से छोटे बड़े राज रहे, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आपस में लड़ते रहते थे, प्रतिस्पर्धा रहती थी इनके अंदर, और ये सब। लेकिन ये सब उसकी तुलना में बहुत ही लेटर वैदिक पीरियड की तुलना में ये बड़े राज्य थे। ये 16 जो राज्य हैं, इसमें भी देखिए क्या है कि बुद्ध स्रोतों में और जैन स्रोतों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो दोनों में कॉमन है। इन 16 राज्यों को भी अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और खास तौर से वो 5-6 राज्य जो बौद्ध धर्म, नॉट धर्म, बौद्ध सोर्सेस और जैन सोर्सेस दोनों में कॉमन है। जैसे इसमें अंग, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। और ये इसका जो वो है या वो जो मौजूदा मुंगेर और भागलपुर, जो आधुनिक, ये कहाँ पे है? कहाँ है? बिहार में। बिहार के भागलपुर, मुंगेर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। इसके एक प्रसिद्ध शासक का नाम मिलता है, वो ब्रह्मदत्त। ये इसका प्रसिद्ध शासक था। इसी प्रकार से दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है काशी। काशी की राजधानी थी, कौन बताएगा? बहुत कॉमन है, वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और ये जो है असी और वरुण 2 नदियां थी, उन दोनों के बीच का क्षेत्र था जो जनरली असी और वरुण 2 नदियां थी, उन दोनों के बीच का क्षेत्र। और इसका बाद में कौशल में विलय हो गया था। विलय भी यहाँ याद रखिए, जैसे ये अंग जो है इसका विलय बाद में मगध में हो गया था। अंग राज्य का विलय बाद में मगध में हो गया था। इसी प्रकार से काशी का विलय बाद में कहाँ में हो गया था? कहाँ में हुआ था विलय? जी, इसमें तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है बच्ची। बच्ची ये एक तरह की फेडरेशन थी। इसमें 8-9 जातियां थी, संघ थे, उनका संघ थी। यानी संघ जो थे बट उसमें ये बच्ची जो था जो संघ थी, और इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली इसकी राजधानी थी। चौथी थी मल्ल। जो मल्ल थी इसकी 2 शाखाएं थी, 2 अलग अलग शाखाएं थी, इसीलिए इनकी 2 राजधानियां थी, एक कुशीनगर थी और एक पावा थी। मल्ल जो थी इस राज्य, इसकी 2 ब्रांचेस थी। एक की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरे की पावा।
ये मल थी। उसके बाद है पांचवी हमारी एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है चेदी। इसकी मैंने इसका कोड बनाया था, वो पूरे कोड मुझे नहीं याद था, उससे 16 के 16 याद आ जाती थी। मैंने आदमी भूल जाता है, कई बार मिस हो जाती है। इसका एक कोड था, देखिए याद आएगा तो थोड़ा आपको उस कोड से याद आ जाती थी सारी 16 की 16 एक साथ याद आ जाती है। चेदी जो थी उसका जो क्षेत्र था, ये जो मौजूदा बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड को शामिल थे, ये पूरा क्षेत्र चेदी का था। और इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी शुक्ल थी। इसकी राजधानी शुक्ल थी। बल्कि इसकी राजधानी का एक और नाम भी किताबों में मिलता है, कई बार मैंने देखा है, शक्तिमती। शक्तिमती, शक्तिमती और शुक्ल, ये दोनों राजधानियां थी। किसकी थी? चेदी की। इसके बाद कुरु है इंपॉर्टेंट। कुरु, कुरु के बारे में कौन बताए? कुरु तो बहुत मशहूर है ना। कुरु का क्षेत्र कौन बताएगा? दिल्ली और हस्तिनापुर वाला, मेरठ दिल्ली हस्तिनापुर वाला क्षेत्र, ये दिल्ली मेरठ के क्षेत्र, ये कुरु राज्य का। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये कुरुओं का मेन क्षेत्र था। दिल्ली और मेरठ बन जाता है। ये हस्तिनापुर मेरठ में आता है और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आता है। दिल्ली में आता है। कितने हो गए? 6 हो गई हैं। 5 हो गई, 6 हो गई हैं। गुरु, हाँ 6 हो गए। 7वीं है पांचाल। पांचाल क्षेत्र मालूम है अपने फिलोसफर्स के लिए, दार्शनिकों के लिए मशहूर था। सबसे ज्यादा विद्वान बुद्धिजीवी जिसको हम कहते हैं वो पांचाल क्षेत्र में ही पाए जाते थे। और पांचाल क्षेत्र जो है उसका जो एरिया था वो हिमालय की तराई से लेकर और ये समझिए कि अभी चंबल की नदी तक ये पूरा वो कहलाता था। और महाभारत के काल में ये 2 हिस्सों में बट गया था, दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल। गंगा नदी जो है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी ने पांचाल को डिवाइड किया था 2 भागों में। गंगा के एक तरफ दक्षिणी और दूसरी ओर उत्तरी पांचाल था। राजधानी जो थी वो इसकी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, जो बरेली में, बरेली के क्षेत्र में जो रामनगर कहलाता ना, अहिछत्र। अहिछत्र आधुनिक बरेली जो है हमारा, इसके क्षेत्र में, ये इसकी उत्तर की राजधानी थी। और दक्षिण की राजधानी जो थी वो थी कामपिल, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली हम लोग जो ये रोहिलखंड का एरिया है ये पांचाल का एरिया है। और पांचाल, ये पांचाली भी यही संबंधित थी। और पांचाल अपने विद्वानों के लिए सबसे ज़्यादा विद्वान है। हम लोग थोड़े से विद्वान होंगे, इसलिए अच्छा लगता है ना भाई, अपने देश, अपने राष्ट्र की, अपने स्थान की जगह हो। तो यहाँ कितना भी लड़ते थे, लेकिन बाहर मुल्क में मिलता था कोई इंडियन, तो अरे इंडिया का मजा आ गया, कोई इंडियन मिल गया। तो ये 8वां इसमें जो बहुत है वो मत्स्य, ये भी बहुत नाम इसका सुना होगा आपने, बहुत मत्स्य जो है बात कर रहा। ये जो मौजूदा जो राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और अलवर, ये मौजूद, इसको भी इसलिए याद रखिएगा। कहाँ तक आपने कभी कभी मैच करने को देते हैं क्षेत्र कि जयपुर किस उसमें लाई करता है, ये किस पे लाई करता है। ये मैं इसीलिए मैंने आपको ये इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता दे रहा हूँ। जयपुर, भरतपुर और अलवर जो है वो किस में आता था? मत्स्य में आता था। और इनकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर में थी, वही थी राजधानी थी। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है शूरसेन। शूरसेन, शूरसेन, बल्कि शूरसेनी, जो लोग भाषा अगर कोई पढ़ता है तो शूरसेनी और पढ़ी होगी। ये शूरसेन का क्षेत्र था, मथुरा का क्षेत्र, और इसकी राजधानी भी
मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र, यही से शोरसेनी जो है वो भाषा का संबंध है। इसका भी विलय बाद में मगध में हो गया, इसको भी लिखिएगा, शोरसेन क्या बाद में विलय किसमें हो गया था, मगध में हो गया था। दसवां राज्य है हमारा अस्सक। अस्सक ये गोदावरी नदी के तट पर था, गोदावरी रिवर है उसके तट पर था, और इसकी राजधानी पोतन, राजधानी इसकी पोतन थी। पोतन या इसको कोटिल भी कुछ किताबों में लिखा मिलेगा, पोतन पोतिल पैटिल इसको। असल में क्या है ना, पुरानी भाषाओं को जब हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएट देखिए, लुई प्रोनाउंसिएट किया जाता है फ्रांस में, लुई 16, यहाँ उसको हम लिखते क्या है, लुइस लिखते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो लुइस पढ़ेंगे, तो लिखते एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका, लुई है। तो ये जब भाषाओं में कन्वर्जन होता है तो ये सब प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए शब्द के, तो उससे मिलता है कुत्ता भी नाम आपको होगा तो आप उसको समझ में आ जाएगा, वरना इतने सारे नाम रखना आसान नहीं होता। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है गंधार। गंधार हाँ जैसे तक्षशिला मौजूदा क्या है, पिशावर और रावलपिंडी। रावलपिंडी जहाँ शेख अख्तर जहाँ का वो है, पिशावर जहाँ के वो बहुत मशहूर है अखरोट, ये गंधार का इलाका। अच्छा ये गंधार शैली जो है ये भी मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, जो हमने यूनानी और पारसियों के जो आक्रमण है, यूनानी आक्रमण जब हुआ तो यूनानियों के और भारतीयों की शैली का जो मिश्रण हुआ, जो समावेश हुआ उनका, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हुआ वो गंधार। और ये बेसिकली सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी, अभी जो तालिबान ने बामियान में जो मूर्ति तोड़ी थी वो इसी गंधार आर्ट का ही एक। इसकी राजधानी तक्षशिला ही थी, ये ध्यान में रखिएगा इसको। तक्षशिला किसने स्थापित किया है, एक चीज और याद आती है, ये आपने पता नहीं पढ़ा नहीं, रामायण में भरत का नाम पढ़ा, भरत का पुत्र था तक्ष, कहते हैं तक्षशिला उसने बसाया, उसी के नाम पे इसका नाम तक्षशिला, भरत के पुत्र के नाम तक्षशिला। इसमें लिखा नहीं, लेकिन ये एक बात याद आई तो मैं बता दूं आपको, ये रिलेटेड है इस चीज से। गंधार के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है कंबोज। कंबोज जी संसद भवन भी गांधार कला शैली में बना है, संसद भवन भी गांधार कला शैली का है। क्या चीज, कंधार कला शैली में बना है संसद भवन, एक मिनट, कंधार कला शैली में सर संसद भवन भी बना है, उसी शैली का है। गंधार और एक्चुअली कंधार जो है वो क्षेत्र यही है, कंधार अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और गंधार और कंधार दो अलग अलग चीजें हैं, ये इनके प्रोनाउंसिएशन की उससे इनको मत कीजिए। क्षेत्र एक ही है, वो अफगानिस्तान का ही क्षेत्र है जो कंधार है। और ये जो गंधार शैली, देखिए ये पीरियड कौन सा चल रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म का पीरियड चल रहा है। किसका चल रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म डोमिनेट कर रहे हैं नहीं में, और यहाँ पे बुद्धिज्म की जो है महायाना, पूरा इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे। और यूनानियों के आक्रमण के बाद बुद्धिज्म के समावेश से यहाँ पे गंधार आर्ट डेवलप हुआ है तक्षशिला में। यहाँ पे इसकी विशेषता है ना, इनकी जो थी बड़ी सुंदर आकृति की, और उसको क्या कहते हैं बड़ी सिमेट्री के साथ होता है ना, चीज बड़े फायदे से होता है कि यहाँ निगोड़ खावड़ कुछ नजर नहीं आ रहा, एक चीज होती है एस्थेटिक सेंस, जिसका संबंध होता है फाइन आर्ट्स से। फाइन आर्ट्स में क्या है पता है, कौन बताएगा फाइन आर्ट्स? 5 चीज होती है फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक, पोएट्री, स्थापत्य कला, पेंटिंग, और आपकी ये इसको क्या कहते हैं मूर्ति साजी, संतराशी, ये मूर्ति बनाना, यानी मूर्ति बनाना। नंबर 2 भवन निर्माण, स्थापत्य कला। नंबर 3 म्यूजिक। नंबर 4 पोएट्री। नंबर 5
पेंटिंग, ये क्या कहलाते हैं? फाइन आर्ट्स कहलाती है। ये 5 फील्ड्स जो हैं, और इनका संबंध होता है, मुझे नहीं मालूम हिंदी में क्या कहते हैं, एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस कहते हैं कि किस चीज़ में क्या खूबसूरती है या उसको कितना परख पाते हैं, वो सेंस जो होता है वो एस्थेटिक सेंस होता है। यानी मैं हो सकता है कि क्रिकेट का बड़ा अच्छा शॉट मारा हो, सचिन ने नहीं समझ पाऊँ, लेकिन क्रिकेट का जानकार हो वो समझेगा कितना खूबसूरत शॉट था ये उसका एस्थेटिक सेंस है कि जिसने उसकी खूबसूरती को उसने समझा है। तो गंधार आर्ट जो है वो इस शैली का बेस्ट आर्ट है। गंधार हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए, 11 हो गए? 12 तो कंबोज था, कंबोज हो गया 12। तो कंबोज का कौन सा क्षेत्र है? ये कश्मीर का क्षेत्र है, कश्मीर का। कश्मीर और एक क्षेत्र कहलाता है काफरिस्तान, साउथ वेस्ट काफरिस्तान और कश्मीर, ये दोनों मिलाकर आपका कंबोज का क्षेत्र बनाते हैं। कश्मीर और एक क्षेत्र कश्मीर से लगा वही पूरा पाकिस्तान में हो गया, काफरिस्तान का क्षेत्र कहलाता है, वो ये दोनों। इसकी राजधानी थी राजपुर, राजपुर। इसका एक और नाम भी मिलता है, हटक या हटक, गाटा। पढ़ा होगा किसी को एक साथ गाटा या हटक। उसके बाद एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है अवंती। अवंती, अवंती जो है ये मालवा और मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है। ये अवंती राज्य का था, मध्य प्रदेश को 4, और ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी में। उत्तर की राजधानी थी उज्जैनिया, उज्जैनिया उत्तर की राजधानी थी, और दक्षिण की राजधानी थी माहेश्वरी। माहेश्वरी ये दक्षिण की राजधानी थी। इसका एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है, चंद्रप्रद्योत महासेन। इसका नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गाँव में भी होता है, सुना है किसी ने? चंद्रप्रद्योत महासेन, ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उसके बाद 14 हो गए, 13 हो गए, 14वां वत्स ने, ये यमुना नदी के तट पर था। कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर था, और ये अपने सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, सूती वस्त्रों के लिए। इसकी राजधानी जो थी वो इलाहाबाद के निकट जो कौशाम्बी है वो इसकी राजधानी थी, और इसका प्रसिद्ध राजा था उदयन। इसका नाम सुना होगा ना, उदयन का। ये भी बुद्ध का समकालीन थे, ये और प्रज्योत महासेन दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये संगीत और डिफरेंट कलाओं का बड़ा एक्सपर्ट था, और हाथियों को ट्रेनिंग का बड़ा एक्सपर्ट था। तो एक कहानी बताई जाती है कि जो प्रज्योत था उसने धोखे से इसको पकड़वा लिया अपने अंदर, लेकिन ये बहुत तेज था कि उसकी, कोई कहता है बहन, कोई कहता है उसकी बेटी, उसको लेके भाग के आ गया, उसके साथ इनने शादी कर ली थी उदयन ने। इसके बाद हमारा और कौन सा बचा? कौशल बचा भी, कौशल। क्या हुआ? कुछ नहीं। कौशल, कौशल का क्षेत्र है, इसको ये जो आज का हमारा ये अवध कहलाता है, अवध का क्षेत्र जानते हैं ना? कौन सा? लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये अवध कहलाता है, यही कौशल का। ये यहाँ भी ऐसे में सरजू नदी के कारण ये 2 हिस्सों में बट गया था। ये कपिल, काशी और कपिलावस्तु यहाँ पे जो थे उनके 2 शाखी की अलग अलग इनकी जातियाँ थी। इनकी राजधानी भी दोनों की अलग अलग थी। उत्तर की राजधानी थी श्रावस्ती,
श्रावस्ती, जो उत्तर की राजधानी थी, और दक्षिण की थी कौशाम्बी। इसका राजा भी था प्रसेन, वो भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अब आइए मगध को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, मगध को हम कल पढ़ेंगे, इसलिए कि मगध के बारे में बहुत सी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि मगध ही है जो बेसिकली हमें भारत में फिर बाद में मौर्यंस और एक बड़े साम्राज्य के रूप में बनता है। यानी होता है ना, बड़ी मछली समुद्र की सब छोटी छोटी मछलियों पर रहती है, तो मगध धीरे धीरे शक्तिशाली होती गई और उसने सारे राज्यों को उस सब एक तरह से धीरे धीरे उनका विलय हो गया। ये 16 राज्य हैं। इन 16 राज्यों में ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध और जैन। ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये मैंने बौद्ध स्रोतों के आधार पर लिखवाए हैं, इसलिए कि ये ऑथेंटिक माने जाते हैं। इनमें और जैन में कुछ अंतर है, लेकिन 4-5 वो नाम उनको टिक कर दीजिए आप सिर्फ, जो बुद्ध में और जैन में दोनों में कॉमन है। इसलिए कि कॉमन क्या है, जैसे अंग, ये दोनों में कॉमन है, जैन स्रोत तो बौद्ध स्रोत में। दूसरा काशी, तीसरा बच्ची, हालांकि इतना डिटेल में पूछेगा नहीं कि दोनों में कौन से कॉमन है, लेकिन बहरहाल काशी, बच्ची, उसके बाद और भी चलिए मगध, कौशल और वत्स। मगध, कौशल और वत्स, अंग, काशी, बच्ची, वत्स, कौशल और मगध, ये दोनों सोर्सेज में कॉमन है। यानी जैन सोर्सेज भी हमें 16 में इनको गिनती है और बुद्ध सोर्सेज भी 16 में इनको गिनती है। ये 16 महाजनपद, ये याद रखिएगा कि ये भविष्य के बड़े साम्राज्य की क्या थी? आधार थी। अब आइए, एक तरफ तो ये सब चल रहा है, ये राज्य हैं, इनका संघर्ष चल रहा है एक दूसरे के साथ, और दूसरी ओर इसमें तो हमारे देखिए यहाँ के राज्य भी है, यहाँ के भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ तक पहुँच गए हमारे राज्य। अब आइए, ये क्षेत्र था हमारा, यहाँ पे ईरानियों के और यूनानियों के आक्रमण भी आरंभ हो गए। इनके लिए जो हमारे स्रोत जो बेसिकली हैं, जो लेख हैं, उसमें तीनों नाम आप चाहे देख लीजिए। हेरोडोटस, हेरोडोटस तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, क्या है वो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, स्ट्राबो और एरियन। स्ट्राबो और एरियन, इनके जो लेख हैं उनके आधार पर हमें इन आक्रमणों के बारे में पता चला, और इसके आधार पर हमने फिर अपनी भारत की जो क्रोनोलॉजी है, हिस्ट्री की, ऐतिहासिक घटनाओं की, सबसे पहला व्यक्ति ईरान का था, साइरस। साइरस, इसके लिए हिंदी की किताबों में कौन नाम भी मिलता है? कुरुश। कुरुश, इसने 550 ईस्वी में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे है उस पर आक्रमण किया, परंतु ये वहां की विजय प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इसने दोबारा आक्रमण किया, और फिर इसने जो सब सिंधु का जो एरिया था वहां पर इसने अपनी पकड़ बना ली और उसने उस पर अधिकार कर लिया। यानी ये पहला शासक था बेसिकली साइरस, कि जिसने आक्रमण किया। यानी आर्यंस के बाद हम देखते हैं कि आर्यंस तो आए और यहाँ पर आकर सेटल हो गए, लेकिन इसीलिए इनकी तुलना की जाती है यूरोपियन से। देखिए, मैंने एक बार बताया था अपना, ये आपको ये भी ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजी। इंडिया की जो ये नॉर्थ वेस्ट तक हमारा ये है ना, इस रास्ते से हमारे भारत की गोद हमेशा सबके लिए खुली रही है। और मैंने पता नहीं तुम्हें सुनाया था नहीं सुनाया था, पंडित जी थे रघुपति सहाय फराग गोरखपुरी, इंग्लिश के प्रोफेसर थे गोरखपुर में, और उर्दू के बहुत बड़े कवि थे। उनकी पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ कहीं इसी के ऊपर है, मुश्किल है मतलब भी बता दूँगा उसको। सर ज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले आते गए और हिंदुस्तान बन गए। यदि पंडित जी कहते हैं कि भारत की भूमि पर फिराक अपना कहते हैं, क्या हुआ कि काफ़िले आते रहे और भारत बनता चला, वो उन्होंने इसी कहा। आप देखेंगे कि आर्यंस के बाद इन अभी बताऊँ सतवाहना, कुषाण, शक, उसके बाद फिर अफगान और अरब और तुर्क सब आए। उसी सीरीज में यूनानी और ये ईरानी और यूरोपियंस, ये यूरोपियंस तो आए समुद्र के रास्ते थे,
लेकिन इनमें अंतर ये रहा कि यूरोपियंस और ये यूनानी ये भारत में रुके ही नहीं, इन्होंने भारत को अपना देश नहीं बनाया। यूरोपियंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनके अलावा जितने भारत में आए 10 नेशंस आई हैं सब, वो सब आकर क्या हुआ यहाँ पर सेटल हो गए। हम सब उनमें से किसी न किसी रूप में उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन आज हम शक्लों से, लिबास से, इससे हमें पता नहीं चलता कि हज़ारों साल पहले को हमें पूर्वज जो तो बेसिकली कैसे। तो भारत की विशेषता यही है कि इसमें क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, तो बेसिकली यही है। और उसका रास्ता हमेशा से कहाँ से रहा है, यानी इसको मैं कहता हूँ कि आर्यन से लेकर यूरोपियन तक बेशुमार लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बस गए। इसके बाद इसका जो बेटा था साइरस का संबिसस, उसने कोई बहुत भारत में इंटरेस्ट उतना ही लिया, लेकिन उसके बाद फिर उसका बेटा था जो डेरियस फर्स्ट कहलाता है, डेरियस फर्स्ट, और हिंदी की किताबों में दारा मिलेगा, दारा प्रथम, दारा सिंह नहीं, दारा प्रथम। इसने तो पहले उत्तरी पंजाब जो है हमारा, पंजाब का उत्तरी पोर्शन एरिया बड़ा, उस पर इसने अधिकार कर लिया। इसके 3 अभिलेख हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो स्रोत है हमारे का, वो तीनों, ये किसकी बात हो रही है, ईरानियों की बात हो रही है, ईरानी इन्वेजन, किसी को पर्शियन इन्वेजन, किसी को पारसी इन्वेजन कहते हैं, किसी को फारसी इन्वेजन कहते हैं। ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्शिया और फारस, इसीलिए पर्शियन कहलाती है उनकी लैंग्वेज, और फारसी कहलाती है, और अब ये ईरान कहलाता है आज के आधुनिक काल में। डेरियस फर्स्ट, इनके इसके 3 अभिलेख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं उनके, आप नाम चाहे लिख लीजिए, पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस, नक्शरुस्तम, नक्शे रुस्तम, रुस्तम का नाम तो सुना होगा सबने, ईरान की तरफ होगी, और बेहिस्तून। ये 3 पर्शियन अभिलेख हैं जो डेरियस फर्स्ट से संबंधित हैं, इनसे हमें भारत की और ईरानी आक्रमणों के बारे में, यूनानी आक्रमणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त दारा के इस आक्रमण और इस अधिकार के बारे में हेरोडोटस ने लिखा है, और हेरोडोटस ने लिखा है कि ये पंजाब, उत्तरी पंजाब और ये क्षेत्र जो था, ये दारा प्रथम का 20वां 28 जो था, क्या था, प्रांत था। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है शत्रप, यानी हेरोडोटस इसको वेरीफाई करता है कि डायरियस फर्स्ट का 20वां प्रांत, यानी असल तो वो ईरान से साम्राज्य था ना उसका, उसने क्या किया था, इस अधिकार करके उसको अपना प्रांत बना लिया था। इसको वेरीफाई कौन कर रहा है, हेरोडोटस कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। और हेरोडोटस एक और बात बताता है, बल्कि वो तो ये भी बताता है, एक नाम बताता है, वो भी क्वेश्चन में आ चुका है आपसे, स्काइलेक्स, स्काइलेक्स कहते हैं कि इस डेरियस ने स्काइलियस को एक समुद्र के जल बेड़े के रास्ते भेजा था लेकर भारत पर अधिकार करने के लिए। ये कौन बता रहा है, हेरोडोटस बता रहा है। ये इसका नाम एक बार आ चुका है क्वेश्चन में से, स्काइलेक्स। ये एक बड़े जहाजी बेड़ा समझते हैं ना, समुद्र के अंदर युद्धपोत जो होते हैं, उसको लेकर वो यहाँ पर आया था, और वो कहता था कि 20वां प्रांत उसने अपना उसको प्रांत बना लिया था। इसके बाद जो है एक और इसका तरीका ही हुआ था, XEREXES, ज़ेरेक्सिस। ज़ेरोक्स होता है ना, ज़ेरोक्स में एक्स ही लिखते हैं ना, ये वही ज़ेरेक्सिस, ये ज़ेरेक्सिस, ये इसका उत्तराधिकारी हुआ था। इसके काल में ये ईरानी, इसके काल में क्या होता है कि एक भारतीय सेना की सहायता से इसने यूनानियों के साथ युद्ध किया। ज़ेरेक्सिस ये कॉम्पिटिशंस में, ये आक्रमणों के बारे में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, आपको नहीं आएंगे क्वेश्चन ईरानी और पर्शियन आक्रमणों के बारे में।
और ये सब कब की बात हो रही है? BC की बात हो रही है। ये किस समय की बात है? वही जब लेटर वैदिक पीरियड के बाद का पीरियड है, जब भारत में बहुत से महाजनपद स्टेट बन गए थे जो आपस में संघर्ष कर रहे थे, और इसी में नॉर्थ वेस्ट हमारा जो है ये हमारा उत्तर में कहाँ से ईरानी और यूनानी आक्रमणों को फेस कर रहा था। इसके बाद जो है इसके ईरानी के काफी प्रभाव, मैंने बताया था कि ईरानियों से भारत के संबंध प्राचीन थे। आर्यंस, क्योंकि आर्यंसों को एक ही गोत्र के निकले हुए थे, कुछ भाई उनके वहां रुक गए थे, कुछ भाई यहाँ पर आ गए थे, तो ये परिचित थे। इस पीरियड में पूरी ईरानियों ने यहाँ पर आक्रमण किया। उससे आपने लिपि का पता नहीं कि आएगा, खरोष्टी लिपि है, शायद बताई नहीं। खरोष्टी लिपि जो है वो ईरानियन आक्रमण के बाद जो है वो यहाँ पर या ईरानियन अधिकार के बाद जो है वो डेवलप हुई है भारत के अंदर। और एक और बात इसमें आप याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख, अभी लेख सबने बहुत सुना होगा, कहते हैं अशोक ने शिलालेख की ये परंपरा ईरानियों से ली थी। सर्वप्रथम शिलालेख की परंपरा विश्व में ईरानियों ने ही आरंभ की थी, और ईरानी क्या कहते हैं उसको संबंध के बाद ही अशोक ने वहीं से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ और ईरानी परंपराएं थी, तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें कहते हैं कि सबसे पहले ईरानी थे जिन्होंने फीमेल बॉडीगार्ड्स रखी थी। ये जो बॉडीगार्ड्स रखे जाते थे रक्षा के लिए स्पेशल, वो सबसे पहले ईरानियों ने ही रखे, और वो परंपरा फिर भारत में भी बाद में अपनाई गई। और आधुनिक काल में, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं होगा, कुछ साल पहले जब अमेरिका ने लीबिया पर आक्रमण किया था, कर्नल गद्दाफी, अगर जो लोग हिस्ट्री को करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, कर्नल गद्दाफी वहाँ का डिक्टेटर था, गुलाम शाह का, उसको अमेरिका ने भी मारा था। तो कर्नल गद्दाफी का महिला दस्ता दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत महिलाओं पर आधारित था, बाद में पूरा वहाँ पर। तो ये परंपरा सबसे पहले आरंभ किसने की थी? ईरानियों ने की थी, और ईरानियों से ये भारत में आई थी। जैसे मैंने कहा कि ये ईरानी जो है ये बहुत सीमित रहा है, इनका क्षेत्र भी सीमित रहा, उनका पीरियड भी, क्योंकि उसी वक्त यूनानी भारत आक्रमण, और सिकंदर जो है वो उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने फिर ईरानियों से भारत को मुक्त कर दिया था, ईरानियों को पराजित किया था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण कई बार होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, पूछते हैं ये। अक्सर लोग कहते हैं कि वो भारत की दौलत लूटने आया था, बहुत सारा मेन चीज़ थी उसकी विजय की महत्वाकांक्षा। वो विश्व का महानतम विजेता बनना चाहता था। उसने पूरा सेंट्रल एशिया का, उधर ईरान, पाकिस्तान, बल्क, सबके ऊपर उसने अधिकार कर लिया था। ईरानी यहाँ पर भी थे, तो वो अपना अधिकार यहाँ भी, उसी सीक्वेंस में, उसी श्रृंखला में वो भारत पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा था। और इसमें कोई समय नहीं है कि विश्व की अभी तक के इतिहास के जो बहुत बड़े फौजी गुजरे हैं, बहुत बड़े विजेता जो गुजरे हैं, उनमें सिकंदर का नाम बहुत ही ऊपर आपको मिलेगा। इसीलिए सिकंदर महान का शब्द यूज किया जाता है। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसके लिए? अलेक्जेंडर द ग्रेट। यहाँ थोड़ा सा आप 4-5 नाम लिख लीजिए कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, क्योंकि जो मैंने देखा क्वेश्चन देखा था कि इनमें से कौन सा राज्य सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में मौजूद था, वो थोड़ी सी आप लिख लीजिएगा। ये कुछ राज्य थे छोटे छोटे, अश्वायन, इसके अतिरिक्त अश्कायन, पुष्करावती, मैं सब नहीं लिखवाऊंगा, बहुत से लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाऊंगा। उर्षा, आहार और खीसा, बाकी अभिसार लिख लीजिए और अभिसार। ये पंजाब के क्षेत्र के राज्य थे सिकंदर के आक्रमण के समय। उसके अलावा रावी तक तक्षशिला हमारा मौजूद था। ये मैंने जो अभी तक नहीं बताया था, तक्षशिला हमारा मौजूद है, लेकिन ये राज्य भी हैं हमारे उस समय मौजूद थे। पोरस आपने नाम सुना होगा, सुना ना?
पता नहीं आपने कितना बड़ा पोरस है छोटा पोरस, यंगर एंड पोरस एल्डर, सुना है कभी ये? मेन पोरस जिसका सिलेंडर से लड़ा हुआ था वो पोरस एल्डर है, बड़ा पोरस कहलाता है। उसी का एक संबंध, उसी के संबंधित दूसरे क्षेत्र पर उसका अधिकार था, उसका राज्य अलग था, वो पोरस छोटा पोरस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? छोटा पोरस। क्योंकि आप लोग जब कंपटीशन ले सिविल सर्विस का तो उसमें दोनों में डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब जनरली इतिहास में पोरस पढ़ते हैं सब। तो पोरस नाम के दो राजा थे, बड़ा पोरस और छोटा। जनरली हम जिसकी बात करते हैं वो बड़े पोरस की बात करते हैं, लेकिन छोटा पोरस नाम का भी था, उसका राज्य भी अलग था। जैसे बड़ा पोरस के जो राज्य थे वो नेलम का क्षेत्र, गुजरात का कुछ पोर्शन, और उसके बाद आपका जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न था, ये बड़े पोरस का था, इसका राज्य भी बड़ा ही था। और छोटे पोरस का जो था उसका चिनाब और रावी के बीच में, लिख लीजिए छोटे पोरस का राज्य, छोटे पोरस का राज्य था चिनाब, चिनाब क्या है? नदी है। चिनाब और रावी के जो बीच का क्षेत्र था, वहां का शासक कौन था? छोटा पोरस था। बाकी मैंने बताया बड़े पोरस का क्षेत्र बड़ा था, झेलम, गुजरात का कुछ क्षेत्र, और आपके रावी का तट जो है और दक्षिणा का पोर्शन वो अलग था, लेकिन ये सब इसके कब्जे में था। ये जितने राज्य थे, सिकंदर क्या ये कहते हैं कि सिकंदर की विजय का कारण ये भी रहा कि इनमें आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, और उसका नाम आप लिख लीजिए, मैं उसका भी नाम लिखवाता हूँ। दक्षिणा का जो राजा था हम भी, उसने पोरस के विरुद्ध सिकंदर से सहायता मांगी, यानी वो उस वक्त बेटा कौन था? रणसंगा था, तो उसने बाबर को बुला के दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध अपनी सहायता मांगी। होता क्या था, मैंने कहा कि नेशनल कंसेप्ट ये नहीं था, उससे ये लोग सोचते थे कि आएगा अपना करेगा, इसको मिला देगा, हमारा अधिकार होगा, वापस से मिल जाएगा। बाबर ने सोचा कि खुद ही डूब गया। तो दक्षिणा के राजा ने बुलाया था किसको? सिकंदर को आमंत्रित करने को कहा था। लेकिन ये भी समझ लीजिए, इतिहासकार ये बात मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो न बुलाता तो ये सिकंदर यहाँ पर नहीं आता, उसको तो यहाँ नहीं था, वो तो उसको और यहाँ से सहायता मिली। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे राजाओं से उसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन तक्षशिला के राजा ने उसका स्वागत किया, इसलिए कि उसके निमंत्रण पे आया था। इसीलिए पोरस को छोड़ के ज्यादातर ने उसके अधीन का स्वीकार, कुछ ने स्ट्रगल किया, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया, कुछ बात खड़ी हुई, छोटे छोटे थे। एक बड़े पोरस जो था उसके साथ ही उसका झगड़ा हुआ या युद्ध हुआ, जिसमें बहुत मशहूर आपकी कहानी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। कि पोरस पराजित हुआ, फिर पोरस को लाया गया बंदी बना के, और सिकंदर ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो उसमें कपर पूछता है उससे तेरे साथ क्या किया जाएगा, क्या वाला लगभग वही डायलॉग है। तो वो कहता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, इससे जो है सिकंदर कितना बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अंतर होता है। बॉडी लैंग्वेज जो है आप देखिएगा कि जो लड़की जिससे टाइप टॉप किया है इस बार आइस में, उसकी आप देखिएगा वीडियो पूरी वो आई है, उसकी एक वीडियो की है पूरा उसका, देखा है किसी ने वीडियो? देखिए उसके वीडियो को जब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे पता चलता है कि ये नहीं देखते कि सामने इतने बड़े विद्वान बैठे जो आइस की फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन उससे गलत बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहीं उससे, इसलिए कि वो उसे सही समझती है। भले ही उसको कहा कि नहीं ये करंट अफेयर्स में बात कर रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, तो जो पोरस की बॉडी लैंग्वेज थी उससे सिकंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और जो न केवल ये कि उसको रोक दिया बल्कि उसको राज्य भी, उसको और राज्य भी उसका विस्तार कर दिया उसका। अब यहाँ आप जानते हैं कि इसके बाद जो व्यास के आगे सिकंदर को आगे बढ़ने से उसकी फौजें, कहते हैं उसकी फौजें बहुत दिनों से निकली थी, घर उन्हें याद आ रहे थे, थक गई थी, बीमार थी, हथियार उनके हल्के पड़ गए थे। फिर उन्हें ये पता चला कि आगे जो है वो रंग मौजूद है, वो बहुत शक्तिशाली है, तो इस थके हालत में उन्होंने कहा कि हमको जीत डाल सकता है। कहते हैं कि सिकंदर किसी से नहीं हारा, पिता तिगड़त की औलाद से हारता है और किसी से नहीं हारा, तो सिकंदर किसी से नहीं हारा, अपनी सेनाओं से हार गया। वो चाहता था कि आगे बढ़े, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका व्यक्ति था, लेकिन उसकी फौजें नहीं गई, कहते हैं नहीं गई, तो उसने फिर वहाँ दरिया के किनारे 12 बड़े स्तंभ उसने बनाए, और यूनानी परंपराओं के अनुसार जो पूजा शैली होती थी उसके अनुसार उन्होंने उसकी पूजा की, यानी धार्मिक तौर पर उसने अपने यहाँ से अपनी रवानगी को क्या किया, उसे धर्म कर्म उसने दिया सिकंदर ने, वो यहाँ से वापस किया।
जाते समय जो है वो सिकंदर, हाँ ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाते समय जो है वो सिकंदर राज्य को बांट गया थोड़ा सा, जैसे झेलम एंड ब्यास के बीच का क्षेत्र उसने बड़े पोरस को दिया। और सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र जो है उसने राजा आम्बी को दिया, जिसने उसे बुलाया था। सिंधु और झेलम के बीच का भी उसने उसे दिया था। और कश्मीर उसने अभिसार के राजा को दिया। ये 3 पोर्शन उसने किए, एक बड़े पोरस को, एक आम्बी को, और एक उसने जो अभिसार का उसको दिया उसने। और कहते हैं जब फिलिप जो उसका सेनापति था उसको वो यहाँ की जिम्मेदारी सौंप कर वापस चला गया। ये ईरानी राजा जहां आपने लिखे थे ना सब, कौन कौन लिखा था? 3 नाम बताए थे मैंने ईरानियों के, डेरियस, निगारा, साइरस। ये इनका वंश भी लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी वंश भी पूछ लेते हैं कि किस वंश के थे। भाई वंश समझते हो ना, एक शासक होता है उसका वंश होता है। ये इनका वंश जो था बखमनी वंश था। शासक किसके थे? बखमनी वंश के थे। सिकंदर की मृत्यु भी शायद 323 BC में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। ईरानी उसके आक्रमण के बताया गया अभिलेख हुए, और फिरोज लिपि भी इनके आरंभ के साथ हुए। उसके अलावा जो क्षत्रप का जो कंसेप्ट हुआ प्रांतों का, बेसिकली आधुनिक, वो भी इन्हीं के आक्रमणों के बाद ही भारत के अंदर उसको स्थापित किया। और यही नहीं बल्कि जो सिक्के हैं, मुद्राएं, उन पर भी प्रभाव पड़ा। और लूप एक शैली कहते हैं, लूप टाइप सिक्के वो यूनानी होते थे, वो भारत के अंदर उनका भी प्रचलन हुआ। इसके अंदर कहते हैं कि 4 जल मार्ग, 4 स्थल मार्ग, अलेक्जेंडर के आक्रमण ने भारत को नए 4 रास्तों से भी परिचित कराया। और उन रास्तों के परिचय से ये लाभ हुआ कि क्या हुआ, ट्रेड जो था, बिजनेस, उसमें वृद्धि हुई। एक ईरानियों की एक और एक्मेनिडी जो है वो कहलाते थे, एक्मेनिडी। ये भी ईरानियों का रूलिंग डायनेस्टी वंश था, उनके इनसे भी इनका भी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन व्यवस्था में इनकी बहुत सारी चीज़ें भारत की शासन व्यवस्था में अपनाई गई। यानी ईरानियों के और यूनानियों के जो उनकी शासन प्रणाली थी, और उससे बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर कई नहीं। कुछ चीज़ें आप लोग सब जानते हो तो जीके पड़ेगी। जैसे सिकंदर के पिता का नाम क्या था? नहीं, फिलिप। वो कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक। सिकंदर का उस्ताद कौन था? गुरु उसका कौन था? अरे यार, बड़े कौन से विष्णु कौन? अरिस्टोटल था। अब तुम्हें किसी बड़े मजे की बात हूँ, अरिस्टोटल का एक शिष्य ये था सिकंदर, और एक शिष्य और था, नाम भूल गया, वो खुद भी बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा दार्शनिक है वो भी। तो एक बार फिलिप ने आके अरिस्टो से शिकायत की, तो ये बताओ कि ये मेरा बेटा और ये दोनों साथ पढ़ते हैं, ये इतना बड़ा विद्वान पढ़ने का, तो ये जो है सिकंदर को कुछ नहीं आता। उसके नाम से देखिए मैं बताता हूँ, उसके नाम मैं परीक्षा लेता हूँ। उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी ना, मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजी भी सीखा थी उसने, यार अपने बंद कर दी। ये दोनों उस वक्त लड़के हैं, कौन दोनों? सिकंदर भी, और दूसरा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ा विद्वान है वो। उसके बाद उसने कहा तुम लोग एस्ट्रोलॉजी से हिसाब लगाओ, ज्योतिष से, और बताओ इसमें क्या है। अब जो ज्योतिष से गणित सब हिसाब लगाया तो पता चला कि कोई गोल चीज़ है जिसमें 6 है वो है। अब उसके बाद यहाँ तक तो विद्या ने साथ दिया। अब उसके बाद उन्हें कॉमन सेंस लगाना था, तो सिकंदर जल्दी से बोला कि इसमें चक्की
चक्की का पार्ट है इसमें। उसने कहा कि नहीं, इसमें अंगूठी है। फिर अरस्तू ने कहा उससे, सिकंदर के बाप से, कि देखो ये जहाँ तक शिक्षा का ताल्लुक था दोनों ने बराबर थी, दोनों ने सही कैलकुलेशन कर ली, बिल्कुल एक सी कैलकुलेशन की। अब यहाँ से इसका ताल्लुक है कॉमन सेंस का, इसकी समझ में ये बात नहीं आई बच्चे की कि अंगूठी इसमें चक्की का पार्ट नहीं आ सकता, इसमें क्या चीज़ आ सकती है, अंगूठी आ सकती है। ये बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है अलेक्जेंडर के बचपन का, बचपन का, जब वो छोटा था, कि उसमें इतना कॉमन सेंस उसको नहीं आया कि अंगूठी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। दूसरा इसका एक और बहुत प्रसिद्ध मशहूर है अरस्तू का और सिकंदर का। अरस्तू हमेशा उससे कहता था सिकंदर से कि देखो, अगर तुम्हें दुनिया में कुछ अचीव करना है तो महिलाओं से दूर रहना। अगर तुम महिलाओं के साथ गए तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एक बार इसने देखा अलेक्जेंडर ने कि खुद अरस्तू जो है वो उसकी एक महबूबा थी, वो उसके साथ घूम रहा है। तो उसने जो है उसकी जो सिकंदर की जो गर्लफ्रेंड थी महबूबा, उसने कहा कि देखो ये खुद तो घूमता है, तुम्हें मना करता है। अब हुआ क्या कि उसने जो है, इसको सबक सिखाऊंगा स्कूल में, अरस्तू जो है, जो अरस्तू की महबूबा थी, एक दिन उसको वो क्या हुआ, घोड़ा बना के बैठी थी, उस पर बैठी हुई थी, घोड़ा बना के। ये सच्चा है, उसका हिस्ट्री में मौजूद है। तो अलेक्जेंडर की महबूबा ने उसको दिखाया कि देखो खुद अरस्तू उसके इशारे में कैसे नाच रहा, तुम्हें मना करता है महिलाओं के साथ नहीं। सिकंदर ने फौरन उसको पकड़ा कि बोला हमें तो मना करते हैं। उसने कहा कि देखो जब जैसे एजेड और लोगों के आदमी को एक महिला ऐसे दिखा सकती है तो तुम तो भी जंग हो, तुम्हारा पता नहीं क्या करेगी। ये भी उसका ऑथेंटिक किस्सा है अलेक्जेंडर का, जो इतिहास की पुस्तकों में उसमें मिलता है। अच्छा, हिस्ट्री में एक चीज़ और याद रखिएगा, हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह की, जैसे मैंने बताई, मिलती हैं। उनमें बहुत सी सच्ची भी होती है, बहुत सी झूठी भी होती है। जैसे अकबर बीरबल के 99% लतीफ़े झूठे हैं, जो बनाए गए हैं बाद में, लेकिन कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे ना, इनका भी हास्य का होता था और इनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता था और ये भी सारी चीज़ें करते थे। तो अलेक्जेंडर और इसकी बहुत सारी चीज़ें वो इतिहास के अंदर मौजूद हैं। दो तीन चीज़ें और इसमें आप देख लीजिए। सिकंदर ने यहाँ पर 2 नगर बसाए थे, ये जरूर याद रखिएगा। 2 नगर कौन कौन से हैं? निकाया, इसी को विजयनगर भी कहा जाता है। ये विजयनगर वो साउथ वाला नहीं है, वो हम अलग से पढ़ते हैं। विजयनगर ये उसने अपनी जीत के, पोरस के साथ अपनी जीत के क्या कहते हैं उसको उपलक्ष्य में उसने जीत के उसने ये नगर बसाया था। दूसरा उसने एक नगर और बसाया था, उसका नाम उसने रखा था, वही बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बुकेफेलस। बुकेफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था, वो उसका बड़ा फेवरेट घोड़ा था। उसने नगर का नाम अपने घोड़े के ऊपर रखा था। 2 नगर उसने बताए थे और 2 नगर उसने घोड़े पर रखे थे। जब वो यहाँ से वापस गया है तो उसकी एक सेना का एक भाग जल के रास्ते से गया, बहुत दूर तक। उसमें उसका जो फौजी कमांडर था उसका नाम लिखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा आता है, वो है निर्याकस। ये उसका जल सेना का सेनापति था। जो उसकी जब सेना वापस हुई थी तो जो जल से रास्ते सेना गई थी उसको अपने साथ लेकर गया था। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव, जो 4 चीजें हैं उनको जरूर आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चाहे एक तो भारत की मुद्रा प्रणाली पर पड़ा, जो हमारा क्या कहते हैं मुद्रा प्रणाली, कॉइन सिस्टम, हमारा मीडियम एक्सचेंज जो होता है, उस पर प्रभाव पड़ा। दूसरे शासन व्यवस्था में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। एक ये हुआ कि भारत के उस समय के जो बहुत से छोटे छोटे राज्य थे उनका बड़े राज्यों में विलय हो गया। देखिए, कहते हैं ना, जिस तरह अंग्रेजों ने अपनी आसानी के लिए बहुत सारे काम किए, रेलवे चलाई, लेकिन वो अल्टीमेट फायदा किसको हुआ? भारत को हुआ। उसी प्रकार से इसने इसके आक्रमण से अल्टीमेट क्या इनडायरेक्ट फायदा हुआ, क्या हुआ? वो छोटे छोटे राज्यों में बड़े राज्य नहीं थे और छोटे राज्य जो थे वो बड़े राज्यों में उनका विलय होने लगा। इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी बताया था कि 4 मार्ग जल और थल थे, उसके कारण व्यापार था कि यूनान, बल्कि नॉट यूनान ओनली, जो हमारा साउथ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जो वेस्ट का पोर्शन है पूरा, उस पूरे क्षेत्र से हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर उसके बाद हमारा व्यापार जो है वो आरंभ होता है। और ये पीरियड हम वैदिक पीरियड हमारा क्या कहते हैं? कृषि प्रधान था ना। कृषि प्रधान को
में व्यापार को उन्नति देने में जो कहते हैं जिसको जो किक मिली जहाँ से जिसको वो यही था। जिसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड का हमारा जो वैदिक पीरियड में कम हो गया था वो फिर इस पीरियड में आने के बाद जो है घोंघा बढ़ना आरंभ हुआ। एक ये छत्र प्रणाली थी, ये क्या थी? प्रांतीय सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चाहे वो छोटा सा राज्य हो या बड़ा राज्य हो वो डिवाइड किया जाता है, भाग किया है ना। शासक होता है जो केंद्र में होता है, फिर वो उसके बड़े यूनिट होते हैं जो आजकल से सूबे होते हैं, प्रांत है हमारे स्टेट्स, वहाँ पर एक नियुक्त होता है, गवर्नर होता था, कहीं भी हाकिम होता था, अलग अलग छत्रपति होता था, अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में भारत के अंदर जो आगे बाद में भी मॉरियस ने उसको फॉलो किया है, वो क्या था? वो इसी यूनानियों ने इस छत्र को सबसे पहले भारत के अंदर जो वो किया था वो कुषाण और जो शक शासक थे उन्होंने यूज किया। ये छत्र प्रणाली को सबसे पहले व्यवहारिक रूप से भारत के अंदर किसने? कुषाण शासकों ने और शक शासक जो थे उन्होंने प्रयोग किया। बाद में फिर हम देखते हैं कि मॉरियस जो है उनके यहाँ भी ये चीज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये इसमें तीन चीज़ें आक्रमण के साथ याद रखने की है। ईरानी आक्रमण का प्रभाव सीमित था, स्पेशली उनका राजनीतिक प्रभाव यूनानियों से कम था। यूनानियों का राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा था। ईरानियों का राजनीतिक जितना प्रभाव था कुछ न कुछ रूप से सामाजिक रूप से उन्होंने प्रभावित किया। दूसरे ईरानी और ये जो आर्यंस थे, ये बेसिकली सब आर्यंस से फैल गए थे, कोई संख्या में। इनके जो पुराने संबंध थे, दूसरे से परिचित थे, तो सामाजिक रूप से इन्होंने एक दूसरे को बहुत अपनाया। एक इसका प्रभाव ये पड़ा कि भारत के अंदर यूनानी राज्य स्थापित हो, और इन यूनानी राज्यों को जिसमें शुरू में कहा था कि इनको फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने उनको होता ना बाद में आपको मैनिफेस्टो जारी करता पार्टी के हमारे प्रदेश ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये सेनाएं भर्ती कर रहे थे, तो लड़ रहे थे, तो ये एक क्या चीज़ इनकी मैनिफेस्टो में थी कि हम यूनानियों को भारत से बाहर निकालेंगे। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का एक ऐसा उद्देश्य था कि जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को सपोर्ट केवल इसलिए नहीं मिली कि नंद जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे और उनके विरुद्ध बहुत लोग थे, इसलिए भी मिली कि उन्होंने कहा था कि हम यूनानियों को बाहर से बाहर। ये मैं इस बात से कर रहा हूँ कि ये यूनानी स्थापित हो गया था शासन व्यवस्था, लेकिन इसने इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त के राइज करने में, उसके उत्थान में इनका योगदान। इतिहास में कोई भी घटना होती है उसको याद रखिएगा, दवाओं को साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के उत्थान में और नंदाओं के पतन में एक बड़ा जो सपोर्ट मिला उनको, वो यूनानियों के विरुद्ध अपनी कंपेन से भी मिला। एक चीज़ और हम उसको कल भी डिस्कस करेंगे, तो इसमें मगध से रिलेटेड। अब इसमें ये जो 16 राज्य थे, इन 16 राज्य में मगध धीरे धीरे पावरफुल होती है। मगध के पावरफुल होने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो जानते हैं किस चीज़ का? उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन का, स्पेशली उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ वहाँ पे जो लोहे का एक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए थी वो वहाँ पर उनको मिली, जिसने उनको उनकी आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से उनको मजबूत बनाया। तो इसको कल पढ़ेंगे। तो मगध जो है वो धीरे धीरे उसको उठाना आरंभ हुआ, और ये मगध है जिसमें सबसे पहले भारत के अंदर एक साम्राज्य की, विशाल साम्राज्य की स्थापना उन्होंने। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप किताब जब भी पढ़ेंगे तो उसमें ये ईरानी और पर्शियन इन्वेजन उनको जरूर पढ़िएगा, और दूसरे ये जो 600 BC से ग्रेटर पीरियड के बाद जो स्टेट्स का उदय हुआ है, महाजनपद का उदय हुआ है, उन महाजनपद बके भरत का देखेंगे। तुम लोग किताब पढ़ते हो नहीं पढ़ते? किताब जरूर पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ों को रिमाइंड करने की।